जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 6 और 7 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं। और ये जो करंट अफेयर्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का करंट अफेयर्स देखिए, इसमें जो है 6 तारीख और 7 तारीख दोनों कवर है, क्योंकि संडे का जो वीडियो होता है, संडे का जो करंट अफेयर्स होता है वो संडे को नहीं आता है। मैं मंडे को उसमें साथ में मर्ज करके लेकर के आता हूँ, ठीक है। और देखिए ये सब चीज़ें जो हैं ये द हिंदू के अंतर्गत या फिर इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट हो आपके लिए करंट अफेयर्स, उन सभी को मैं अच्छे से लेकर के आता हूँ। बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ों को आज समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा अंत तक देखिएगा। सभी यूपीएससी के लगभग फेवरेट जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं, उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल पूरा अच्छे से समझिए और हर दिन अपना नोट्स अच्छे से बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए उसको। चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो मैप प्रैक्टिस करते हैं तो मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कुरवई फसल ऋतु। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग कट्टुपल्ली बंदरगाह, और फिर उसके बाद से नवोरोसिस्क बंदरगाह, फिर नाइजर में तख्ता पलट। तो इसके बारे में भी हम लोग लगभग हर एक चीज़ों का मैं आपको मैप, जो चीज़ें जरूरी हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैप के साथ हर चीज़ों को हम लोग देख करके चलेंगे, सारी चीज़ों को, ठीक है। बस आप लोग आखिरी तक देखिएगा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है। प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मेंस का भी इसमें मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक एडिटोरियल है द हिंदू से, तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। और पीआईबी से संबंधित जो एक ये जैसी ये पीआईबी से संबंधित है तो काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे कालबेलिया नृत्य। तो ये सांस्कृतिक दृष्टि से आप देखते हैं कि यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मेंस में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें एक बार डिस्कस करेंगे। उसके बाद से ओबीसी का उपवर्गीकरण, तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। उसके बाद से फिर फिंगर म्यूनिशिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड, और ये मॉडेलिटी। तो ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेंस का भी यहीं से प्रश्न बनेगा। तो मैं सारी चीजों इसको समझाऊंगा करंट में क्यों है, और इसके जितने भी चीजें बेसिक चीजें हैं उन सभी को मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद से G20 न्यूज में है, तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ बेसिक चीजें और इम्पोर्टेंट बातें देखने वाले। तो आज हम लोग इतने सारी चीजों को पढ़ने वाले, पूरे आखिरी तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आप लोगों को एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन होगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग 2024-25 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग मैप से शुरुआत करेंगे। मैप में हम लोग अभी देखिए G20 का, अगर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं G20 जो करंट में है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग उसी से संबंधित मैप देखेंगे। बहुत सारी मैप हैं, अभी बीच बीच में आपको बहुत सारे मैप हैं। मैप से आपको वो नहीं है, ठीक है। मतलब आप जितना ज़्यादा तैयारी कर सकें, मैं तो जहाँ पे आपको जो चीज़ें ज़रूरत है मैं सब लेकर के आ रहा हूँ। बस आप कितना अच्छे से तैयारी करेंगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है मैप से, तो कई बार इस तरीके से भी प्रश्न आप पूछ ले रहा है कि जैसे G20 कंट्रीज में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया 2020 में। तो हम लोगों को अब उस तरीके से जितने भी संगठन वगैरह हैं, इस तरीके से उन सभी को अब देखना पड़ेगा, उन सभी के कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं, है ना। तो देखिए इसको देखने का एक तरीके से हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि हम लोग थोड़ा याद भी हो, ठीक है। हम लोग इसको कॉन्टिनेंट में अगर बांट देते हैं, ठीक है। तो आप यदि देखेंगे ये उत्तरी, ये अमेरिका वाला अगर क्षेत्र आप देखते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 देश हैं, ठीक है। थोड़ा सा इमेज अच्छा नहीं है, क्योंकि इमेज वगैरह ये सब चीज़ें जो है जल्दी से मिलती नहीं है, कॉपीराइट वगैरह का भी इशू रहता है। तो आप लोगों को दिख जा रहा होगा इतना, तो इतने में थोड़ा सा आप लोग समझ करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप आंख बंद करके भी अब याद करेंगे कि आप उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे, जो उत्तरी अमेरिका है उस क्षेत्र में आप देखेंगे
तो 3 देश है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ठीक है। और ये तीनों देश जो है वो G20 से जुड़ा हुआ है। तो कम से कम 3 जो देश है वो आपको हम 100% कंफर्म याद रहेगा। फिर आप उसी के दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे, ये दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे, दक्षिणी अमेरिका वाले में आएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे 2 देश आपको दिखेगा, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो फिर आप जब दक्षिणी महाद्वीप में आते हैं, ये अमेरिका का दक्षिणी, मतलब दक्षिणी अमेरिका हम लोग इसको कहते हैं। तो ये वाले अगर इस महाद्वीप में आते हैं तो आपको यहाँ 2 देश दिख रहा है, एक ब्राजील दिख रहा है, एक अर्जेंटीना दिख रहा है, ठीक है। तो ये 2 देश जो है आप आंख बंद करके फिर से याद रखेंगे, उसको याद करके पूरा मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि G20 के बारे में कौन कौन से देश है, बार बार रिकॉल करते रहेंगे कैसे महाद्वीप में बांट करके, तो आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि आप ये अगर अफ्रीका का क्षेत्र देखें, पूरा अफ्रीका का क्षेत्र देखें, तो यहाँ पे केवल एक देश, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर आप देखते हैं तो साउथ अफ्रीका आपको दिखने वाला है, केवल एक देश जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, ये यहाँ पे है ये, ठीक है। तो आप इसको अगर आप एक कॉन्टिनेंट में बांट दें, ठीक है, अफ्रीका, तो इसके अंतर्गत साउथ अफ्रीका जो है ये G20 का देश है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जैसे कि ये यूरोपीय वाला क्षेत्र जो है, ये यूरोपीय क्षेत्र में आपको थोड़ा सा इशू होने वाला है, तो इशू कुछ होना नहीं है, नॉर्मली आप उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, यूके है, नीदरलैंड है, जर्मनी है। तो इतने सारे जो हैं ये यूरोपीय कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए हो सकता है कि कोई यूरोपीय ना हो, जैसे रसिया, तो उसको लेकर के आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम लोग को याद रखने के हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं सबको, ठीक है। अब एशिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि लगभग आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो यहाँ पे ये तुर्की हो गया, इधर से ऐसे अगर चलते हैं तो तुर्की हो गया, फिर सऊदी अरेबिया हो गया, उसके बाद से फिर इंडिया हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से रसिया आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर सबसे उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, क्लियर है। थोड़ा सा फास्ट भी चलना है हम लोग को, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा हमेशा, थोड़ा सा ना मतलब लॉजिकल तरीके से सबको डिवाइड कर दीजिए इतना इतना। अब जैसे एक ये डिवाइड कर दिए, आप अगर चाहेंगे ना तो साउथ अफ्रीका के अंतर्गत दो और को जोड़ लेंगे। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में तुर्की और सऊदी अरबिया नहीं है, तो आप उसको जोड़ लेंगे ताकि आपको एक याद रहे थोड़ा सा। तो ये 3 देश जो है इधर याद कर लिया आप। फिर इधर आप यहाँ आप देखते हैं कि रसिया हो गया, रसिया के नीचे जाएंगे तो चाइना हो गया, चाइना के नीचे जाएंगे तो इंडिया हो गया, इंडिया के नीचे जाएंगे तो इंडोनेशिया हो गया, और इंडोनेशिया के अगर नीचे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो कुछ इस तरीके से भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर 2 देश बचते हैं, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। 2 4 5 बार आप देखेंगे हर दिन या फिर किसी किसी दिन बीच बीच में, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे, फिर अभी देख लिए, अब उसको हम लोग टॉपिक आगे चल करके पढ़ेंगे। चलिए हम लोग को अब जो जो पढ़ना है उसको पूरा सीक्वेंस से पढ़ते हैं। देखिए कुरुवई फसल ऋतु, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न जो है बनता है। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यदि आप सच में सीरियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 2024-25 जो भी टारगेट आप आगे बनाए हैं, तो आपको उसमें एग्जाम देना है। तो एक बार थोड़ा सा जो मैं अभी पिछला वीडियो डाला हूँ उसमें जो है प्रीलिम्स का जो उसमें क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूँ, एक बार जरूर जा करके देखिएगा, ठीक है। आप लोग एक बार थोड़ा सा जज मत कीजिए किसी भी चीज़ों को, बस एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक है। तो वो एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको रियल में करंट से रिलेटेड, चाहे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो एक बार जरूर उसको जा करके देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये कुरुवई फसल ऋतु, ठीक है। तो ये एक अलग से फसल ऋतु है, ठीक है। और ये लगभग आपको यहाँ पे ये कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में जो है ये कृषि जो है ये बुआई और खेती के मौसम का एक अलग से, ये भी मौसम के अंतर्गत ही ये भी एक ऋतु मान लिए हैं।
ठीक है। और इसी क्षेत्र में है, ये देखिए कावेरी रिवर का मैप भी रखा हूं मैं। तो ये वाला जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र में आपको ये पूरा जो है फसल आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये कावेरी डेल्टा से संबंधित चीजें हैं। तो हम लोग इसमें कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी के बारे में भी पढ़ेंगे। और डेल्टा तो आपको यहाँ पे अब दिख जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरता है। तो सारे यहाँ पे डेल्टा ये इस क्षेत्र में ये बनाता है, ठीक है। पूरा तमिलनाडु के क्षेत्र में इसका डेल्टा है, पूरा फैला हुआ है। देखते हैं और इसके बारे में, जो फसल ऋतु है इसके बारे में। तो अधिकतर धान जो है वो कावेरी नदी के पानी का उपयोग करके उगाया जाता है। तो इस ऋतु की कुछ कुछ विशेषताएं हैं। पहला इसकी विशेषता ये है कि ये कावेरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे इस तरीके की जो है ये मतलब ये जो बुआई की जाती है, कृषि की जाती है, और वहाँ पे जो है धान की खेती की जाती है जब, और उस समय जो है कावेरी नदी का ही पानी उसका उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र तो वैसे भी है, प्लस आप पानी का भी यूज कर रहे हैं, पानी भी है आपके पास, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे वो क्षेत्र रहता है। इस मौसम की जो अवधि होती है 120 दिनों से भी कम होती है। लगभग जो 120 लगता सामान्य, इसमें उससे भी थोड़ा सा कम होता है। कम समय में ही ये बहुत अच्छा एक फसल हो जाता है। और ये जो फसल है इसकी बुआई जो है आप जून और जुलाई में यहाँ पे शुरू होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जानकारी रखेंगे इसमें। अभी हम लोग जैसे प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से एनालिसिस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग ये सारी चीजें जो है यहाँ से प्रश्न इस तरीके से आ रहा है लगातार, है ना। हम लोग जब डिस्कस किए थे उस समय तिल के बारे में, समर्थन मूल्य, ठीक है, और फसल की विशेषताएं यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए इस मैप में कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। मैप अगर देख रहे हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा उसमें नॉलेज हम लोग को जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जरूरी नहीं है कि वो बोल करके रखा है कि आपको कुछ मतलब जो करंट में केवल उसी चीज को पूछेगा। बेसिक चीजें हैं, चाहे वहां से कुछ भी संबंधित चीजें भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कावेरी नदी में आप देख रहे हैं ये जो मैप है, इस मैप को मैं एक बार पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ कावेरी नदी का, उसके बाद से फिर हम लोग इस मैप में लौटेंगे, ठीक है। जल्दी करेंगे, फटाफट सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। आप लोग पूरा फोकस से देखिए, जितना जल्दी होगा मैं कवर करूंगा, ठीक है। देखिए जो कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की एक पवित्र या फिर दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, ठीक है। तो ये काफी पवित्र नदी है और दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं, कावेरी रिवर को, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है। तो कर्नाटक के क्षेत्र में आप यहाँ पे ये वाला जो एरिया देखेंगे, यहाँ पे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से जो है निकलता है। और आप एक चीज और देखिए कि ये कौन सा घाट कहेंगे हम लोग अगर ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला जो है पश्चिमी घाट है और इधर का जो है ये पूर्वी घाट होता है। तो ये पश्चिमी घाट के जो है यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी से ये नदी जो है निकल रही है, ठीक है। और ये जो नदी है ये पहले देखिए कि कर्नाटक से निकल रही है, उसके बाद से तमिलनाडु में जाकर के तमिलनाडु में ये मतलब गिरती है, ठीक है, मतलब बहती है, और लास्ट में जाकर के फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ठीक। और यहीं पे जो है बहुत सारे इस नदी के रूट में बहुत सारी और भी चीजें जो है यहाँ पे, जैसे कि शहर वगैरह, जैसे ये तंजावुर एक शहर है तो वो शहर बसा हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से भी चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज और देखिए कि जो कावेरी का जो बेसिन है उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है, ये लोग जो है पूरा वहां तक फैला हुआ है और काफी अच्छे से ये लोग जो है उसका उपयोग भी करते हैं। जैसे देखिए ये रूट्स इधर भी दिख रहे हैं, ठीक है, केरल क्षेत्र में, ठीक। और इधर से आप पुदुचेरी वगैरह यहाँ पे इधर देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है मैप में, आप इधर ही आसपास में रहता है वो। तो इस तरीके से हम लोग इसका मैप देख लिए। अब हम लोग मैप देखने के बाद से थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे कि नदी किनारे किनारे कौन कौन से जो है मुख्य रूप से जो नगर हैं वो विकसित हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बांध भी है, कृष्ण राजा सागर, यहाँ पे बांध भी है,
तो बांध आपको याद रखना है। अब मैं पिछली बार ये भी न्यूज में था, चर्चे में था, तो मैं आपको ये भी बताया था, है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से देश जो है इंपॉर्टेंट जो देश है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो एक है यहाँ पे मैसूर, जो है मैसूर जो नगर है या शहर है, ये जो है कावेरी नदी के तट के किनारे ही बसा हुआ है। उसके बाद से आप देखेंगे कि इरोड के बाद से आप तंजावुर। तो कम से कम 3 जो है यहाँ पे शहर याद रखेंगे। मैं आपको इसमें बताने वाला था, लेकिन उसमें क्या है कि जितना कम और अच्छे से हम लोग को याद रहे, अब इतना सारा चीज याद नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे शहर जो है, अलग अलग शहर जो है वो सब बसे हुए। जैसे ये है श्रीरंगपट्टनम, फिर यहाँ पे भीमेश्वरी, फिर तिरुचिरापल्ली, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस तरीके से अलग अलग नगर हैं, लेकिन हम लोग जो मेन नगर है उसको अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 2 जो 3 आपको बताया, कम से कम तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में ही पढ़ा, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जो ये कुरुवई फसल ऋतु जो है ये क्या है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और किससे संबंधित है, तो दक्षिणी क्षेत्र में जो है कावेरी डेल्टा के कृषि से संबंधित है, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कट्टुपल्ली बंदरगाह, ठीक है। तो देखिए इस तरीके का जो न्यूज में जो आप रहता है ना, तो ये आपको मेंस में नहीं बनता, ये आपको प्रीलिम्स में बनता है। हाँ, ये होगा कि अब बंदरगाह से संबंधित चीजें हैं, महत्वपूर्ण क्यों है बंदरगाह, कोई बंदरगाह जो है वहां पे जो है वो हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेगा, वो अलग है, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे न्यूज में जैसे ये बंदरगाह जो है चर्चे में है, तो इस बंदरगाह को प्रीलिम्स में इसी तरीके से नॉर्मली बनता है कि कट्टुपल्ली बंदरगाह किस क्षेत्र में है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी तट में है कि पूर्वी तट में है, कौन से राज्य में स्थित है। तो इस तरीके का कुछ कुछ चीज जो है वो बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कट्टुपल्ली बंदरगाह न्यूज में है, तो हम लोग इसको मैप के थ्रू देखेंगे। तमिलनाडु में जो एन्नोर के पास स्थित है, ये एक छोटा सा एक बंदरगाह है, और वर्तमान में याद रखिएगा यहाँ पे अदानी कट्टुपल्ली पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित है। तो कई बार केवल ऐसे भी दे देता है कि कट्टुपल्ली बंदरगाह, हाल ही में चर्चित कट्टुपल्ली बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसमें से कुछ कुछ चीजें जो है 3 पॉइंट 4 पॉइंट दे देगा, फिर आपसे वहां पे फिर इस तरीके से प्रश्न बन जाता है कई बार, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये है आपका, ये देखिए कट्टुपल्ली, ये है कट्टुपल्ली बंदरगाह, ठीक है। तो आप मैप में इसको तो देख लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ करके बता देता हूँ ताकि थोड़ा याद रहेगा, और इसको बार बार रिवाइज करते रहेगा। मैप आप बस ऐसे ड्रॉ कर लो, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का यहाँ पे स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मेन मैटर है कि तैयारी आप कैसे करेंगे, बस ड्रॉ कर लो और फटाफट नाम जो है लिखते जाओ सीक्वेंस वाइज, क्योंकि सीक्वेंस वाइज इस तरीके से प्रश्न भी पूछता है, ठीक है। कि अगर हम लोग कोलकाता से जो है पूर्वी तट से होते हुए चलते हुए जाएं दक्षिणी क्षेत्र के एंडिंग पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसी को दे देगा कि तूतीकोरिन तक जाएं, तो बीच में कौन कौन से जो है पोर्ट क्रमवत पड़ेंगे, इस तरीके से प्रश्न भी बन रहे हैं। तो ऐसे भी आप सोचिए, उसको विचार कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि कोलकाता है, फिर हल्दिया पोर्ट है, फिर उसके बाद से पारादीप है, फिर विजंग है, फिर यहाँ पे गंगावरम है, उसके बाद से काकीनाडा, फिर यहाँ पे ये कृष्णपत्तनम पोर्ट है, उसके बाद से ये कट्टुपल्ली, फिर एन्नोर, फिर चेन्नई, फिर कराईकल, फिर यहाँ पे तूतीकोरिन। उसके बाद से फिर आप देखेंगे दक्षिण से, अगर आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अब पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में उत्तर की ओर यानी कि गुजरात की ओर अगर तट रेखा से होते हुए जाते हैं तो आपको दिखेगा कोचीन, फिर दिखेगा मैंगलोर, उसके बाद से आपको दिखेगा मोरमुगांव, फिर उसके बाद से मुंबई, फिर उसके बाद से कांडला पोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतने पोर्ट्स जो हैं हम लोग एक साथ सबको देख लिए, तो हमारे लिए और बेनिफिट है, इस तरीके से ही हम लोग को पढ़ना भी चाहिए, ठीक है।
तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और कौन से चीज़ें हैं। ये देखिए, एक है ये नोवोरिस्क बंदरगाह, ठीक है, नोवोरोसिस्क, ठीक है। उच्चारण में अगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए, मेन बात ये है। तो नोरोसिस्क बंदरगाह, तो नोरोसिस्क जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह अभी न्यूज़ में है। और आप तो ये ब्लैक सी जो देख रहे हैं, ये तो हमेशा लगातार अभी न्यूज़ में ही बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप लगातार यूक्रेन और रूस का जो एक विवाद जो चल रहा है, तो उसके कारण से हर एक चीज़ें ब्लैक सी लगातार आपको कई बार पढ़ा चुका मैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये नोरोसिस्क है ना, ये भी आपको ब्लैक सी के ही ये तट में आपको किनारे क्षेत्र में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इससे दो प्रश्न बनने का संभावना, एक तो जो है एक केवल इसी पॉइंट को दे करके नोरोसिस्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल सकता है, या फिर जो है यहाँ पे पूछ सकता है कि नोरोसिस्क कौन से जो है यहाँ पे समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है, या फिर कौन से देश के तटीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखते हैं तो आपको रसिया के जो रूस है जो है वहाँ उसके तटीय क्षेत्र में, जो कि जहाँ पे ब्लैक सी जो है वहाँ पे उसके मतलब एक बॉर्डर को टच करता है उस एरिया में, ठीक है। और पोर्ट है तो पोर्ट कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे ही होगा, है ना। तो वही समुद्र है, ये ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी के यहाँ पे एक तरीके से ये पूर्वी तट में जो है पड़ता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़े लेवल पे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने ब्लैक सी को कई बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक बार में हम लोग को याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये है नोवोरोसिस्क और एक देखिए यहाँ पे ओडेसा। तो ये ओडेसा, ये सब जो है चर्चे में रहते हैं न्यूज़ में, ये जो याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ आप देखिए इस्तांबुल, ठीक है। तो ये सोची, इस तरीके का जो है कोस्टल एरिया जो है, इनको भी थोड़ा सा अब याद रखिएगा। तो ये जो नोरोसिस्क है ना, ये अभी चर्चे में इसलिए क्योंकि जो रसिया जो है और यूक्रेन जो है, इन दोनों में लगातार फिर अब इस पे भी विवाद चल रहा है, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में आ गया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नोरोसिस्क कहाँ पे है। और ब्लैक सी अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कि देखिए इससे कौन कौन से बाउंड्रीज जो है वो जुड़े हुए हैं। तो पहला तुर्की दक्षिणी क्षेत्र में, उसके बाद से आप इधर देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र में बुल्गारिया, फिर रोमानिया, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद से रसिया, और फिर आप इधर पूर्वी क्षेत्र में एक और देखेंगे जॉर्जिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी देख लिए। बड़े मैप में और देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटे से उसमें दिखेगा डायग्राम में, है ना, कि कहाँ पे पड़ रहा है आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है आपको याद होगा ना, मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो भी जो है यूक्रेन और रसिया के बीच में समझौते के कारण से जो है उसको जो है वो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लेकर के आया गया, जिसमें क्या है रूस किसी भी प्रकार से हमला नहीं करेगा, और वो किससे संबंधित है, खाद्य पदार्थों के ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अजोसी भी है। तो इस तरीके से हम लोग जो जो खास जानकारियां थी हम लोग उसको देख लिए। अब नाइजर में तख्ता पलट, तो देखिए तख्ता पलट अगर नाइजर में हुआ है तो हम लोग तो मतलब इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पे क्या जरूरी है कि हम लोग देखें कि नाइजर कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप शायद अभी तक, मैं अभी पूरा एनालिसिस नहीं किया हूँ क्वेश्चन का, लेकिन मैं आपसे मतलब रियली सच बता रहा हूँ कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा उसको एक बार देखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और अच्छे से बता सकूं, ठीक है। तो उस तरीके से आप बस कम से कम क्वेश्चन को सुनिए, समझिए, बस इतना कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है समझाने का, तो हो सकता है आपको तरीका थोड़ा अच्छा ना लगे या समझ में ना आए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेन चीज़ हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो है उस टॉपिक को समझें, ठीक है। कौन समझा रहा है, क्यों समझा रहा है, ये मतलब नहीं है, आपको क्या समझना है उससे, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे कि अभी इस तरीके से प्रश्न बन रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित जो देश हैं वो चर्चे में थे, तो कौन कौन से जो है इसमें
देश जो है वो देश दे दिया है, वो किससे संबंधित है ऐसा दे दिया है। उसमें संबंधित जो जोड़ी बना, हम लोग इस तरीके से जोड़ी जो बनाते थे, अब आजकल इसमें भी इस तरीके से प्रश्न बनाने लगा है, तो हम लोग को अब उस तरीके से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ नाइजर में तख्ता पलट हो गया है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में जो हाल ही में भी तख्ता पलट हुआ, इस तरीके से भी है ना। बहुत सारे ऐसा अभी प्रश्न पिछली बार आया हुआ था कि जो है कौन कौन से देश जो है जो चर्चा में विवादित थे, ठीक है, या फिर गृह युद्ध से संबंधित थे, इस तरीके से भी पूछ लिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाइजर के बारे में कुछ बातें। तो इसमें तो कुछ वैसे नाइजर जो है वो लगभग हम लोग कुछ उस तरीके से नहीं देखने वाले, मेन है हमारा मैप। ठीक है, तो देखिए मैप, ये नाइजर है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़े लेवल पे दिखाता हूँ। नाइजर अब आपको दिख गया, ये नाइजर कहाँ पे है, तो ये आपको अफ्रीका में पड़ेगा। ठीक है, अफ्रीका में, और ये लगभग आप ये एरिया जो देख रहे हैं ये डेजर्ट जैसा ये एरिया है। ठीक है, तो आप अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे नाइजर है, और नाइजर को आप देखते हैं कि कितने देशों से जुड़ा हुआ है। तो अब ये बड़े लेवल पे देख लिए, अब हम लोग इसको चलते हैं छोटे लेवल पे, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैप में कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है। ठीक है, तो नाइजीरिया टच कर रहा है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि बेनिन, फिर यहाँ पे देखेंगे कि बुर्किना फासो, फिर यहाँ पे देखेंगे कि माली भी टच कर रहा है, फिर अल्जीरिया, लीबिया और चाड। तो इस तरीके की जो है ये इतने देश जो है 3 और 3 6 7 जो देश है यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नियामे जो है नाइजर की राजधानी है, और इस राजधानी को अगर आप देखें तो पूरा जो नाइजर जो है, नाइजर रिवर जो है उसको 20 से डिवाइड कर रही है। अब 20 से डिवाइड कर रही होगी कि नहीं पता, लेकिन इतना है पता है हम लोग को, इतना समझ में आ गया कि जो है इसके तट पर ही है, ये नाइजर नदी के तट पर है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये चाड लेक भी है यहाँ पे जो उससे संबंधित है, नाइजर में भी फैला हुआ है और चाड में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को लगभग अभी बेसिक चीजें हम लोग को मैप ही पढ़ना है इसके बारे में, तो हम लोग इसको मैप में अच्छे से पढ़ लिए। राजनीतिक कारण जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो उस तरीके से इधर हम लोग को वैसा देखने को नहीं मिलता है, तो हम लोग वो सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। जितनी जानकारी की चीजें थी हम लोग मैप के थ्रू पढ़ लिए, कुछ और लगेगा तो मैं फिर से अगली बार उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कालबेलिया नृत्य। तो ये हमारे साहित्यिक जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं उसमें हम लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य कुछ इस प्रकार से आप महिला को देख सकते हैं, मतलब काफी एक अच्छा लग रहा था इस तरीके का, है ना। कपड़े का देखिए कितना ये लोग का अलग से डिजाइन, मतलब एक संस्कृति जो है ना, ऐसा लगता है कि हम लोग जीवित हैं जैसा महसूस होता है जब हम लोग जितने अलग अलग परंपराओं और संस्कृतियों को देखते हैं। नेगेटिव चीजों का मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, संस्कृति जो होती है एक अलग चीजें हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो काफी एक अच्छा लगता है, हर किसी का एक अलग अलग तरीके से जीवन यापन जो है उनका, सांस्कृतिक जो है, ठीक है, रहन सहन, तो काफी एक विविधताओं के साथ जो हम लोग देखते हैं हमारे देश में, तो वो काफी मतलब एक जैसे मैं आपको बोला ना कि जीवन तो फील होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी एक कालबेलिया नृत्य है। आप अगर प्रश्नों का एनालिसिस करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो आप बिल्कुल कीजिए। पढ़ने से पहले कम से कम 10 से 20 प्रीवियस ईयर का प्रश्न जरूर देखिए। मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आपको करने के लिए, आप अगर लगातार मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मैं पूरा उसका बोल बोल के आपको आदत डलवा दूंगा। क्योंकि देखिए ये सब क्या होता है, हम लोग जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को बैकग्राउंड में याद आ रहा है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न था क्या। भले वो प्रश्न सही सही याद मत आए, लेकिन कम से कम भावनाएं तो आ गई ना अंदर से कि हाँ ऐसा प्रश्न जो है बन रहा था। आप अगर देखे होंगे तो आप साहित्यिक जो प्रश्न, जो जितने सांस्कृतिक तरीके से जो प्रश्न बनते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा अगर कि नृत्य का नाम रहता है
और नाम से संबंधित चीजें, जैसे कि इसमें एक वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें संगीत के लिए ये चीजें यूज की जाती, इस तरीके का जो 2-3 पॉइंट दे करके प्रश्न पूछता है। तो वही चीजें यहाँ पे प्लस करेंट में भी है, तो ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि क्या है ये। तो ये एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट है, बस उसी को ध्यान में रखना है। तो ये राजस्थान की कालबेलिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। उसके बाद से इस नृत्य को सपेरा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कालबेलिया जो है अपने पारंपरिक सांप आकर्षक कौशल के लिए भी यहाँ पे जाने जाते हैं। इस नृत्य में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिनमें यहाँ पे जिसमें मादाएं मुख्य नर्तक होती हैं और नर जो है विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों पर संगत करते हैं, उन लोग साथ देते हैं उन लोग, ठीक है। उसके बाद से देखिए नृत्य में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे कि यहाँ पे पखावज, हारमोनियम, सारंगी शामिल होते हैं। तो ये जो है ना नाम वाद्य यंत्रों का, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट आप देख लीजिए कि ये जो है कालबेलिया नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है और ये राजस्थान के संस्कृति से संबंधित है, एक उसका अभिन्न अंग है, ठीक है। इसको सपेरा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि और कुछ कुछ चीजें हैं, हाँ, खास करके ये भी आपको याद रहेगा, ये यहाँ पे वाद्य यंत्र को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट खास करके आपको याद रखना है। कुछ और बातें भी हैं, आगे देखते हैं। देखिए कुछ कुछ पॉइंट और हैं, देखिए जैसे इसमें है ढोलक, झांझर, पूंगी या फिर बीन, ठीक है। तो ये जो है नृत्य का एक विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र है, तो ये वाद्य यंत्र इसको भी याद रखिए। इन कलाओं को भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाट्य अकादमी और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। तो ये जो कुछ कुछ जो अलग से जो बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं करंट में, यही सब कई बार ऐसा भी प्रश्न जो है करंट से एक पॉइंट जो है इसके बेसिक से पूछ लिया, एक प्रश्न इसके कुछ इस तरीके से वाद्य यंत्रों से संबंधित कुछ पूछ लिया और एक जो है करंट से पूछ लिया, ठीक है। तो इसलिए जो है इससे संबंधित कुछ और खास बातें होती है तो उनको मैं बताता हूँ। तो ये अब कंप्लीट हो गया, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, इस टॉपिक को याद रखेंगे, नोट्स बनाइए। और देखिए नोट्स का बोझा ना ऐसे बनते चला जाएगा, तो आप लोग बाद में मत छोड़िए, क्योंकि ये जो बोझा है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग को आगे चल करके, ठीक है। और मजाक में बिल्कुल भी पढ़ाई अपना मत कीजिए, या तो आप पढ़ाई मत कीजिए या तो फिर आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सच बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में जो अफसोस होता है वो सब चीजें आपको तकलीफ देंगे फिर, है ना। काफी मजा आता है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है आप, लेकिन वो कब मजा आएगा जब आप पूरे तरीके से डीपली जो है पूरा डूब जाते हैं पढ़ने में, ठीक है, तब मजा आएगा, तब आपको हर चीज अच्छा लगने लगे। आप जितना जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आपका उद्देश्य से लगे कि आप अब अपने उद्देश्य से बहुत करीब पहुंच गए, ठीक है। तो आप उसी तरीके से ऐसा तैयारी कीजिए, ऐसा अंदर से आपका आत्मा बोलना चाहिए कि अब आप सही डायरेक्शन में हैं, सही से तैयारी कर रहे हैं, सही से मेहनत कर रहे हैं, तब आप समझिए कि हाँ अब मेरा मेहनत है वो सही है, ठीक है। तो उस तरीके से जुड़ करके आपको लगातार जो है हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ओबीसी का उप वर्गीकरण मेंस के दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, कुछ प्रश्न भी यहाँ से बने हुए हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओबीसी का उप वर्गीकरण, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने लगभग 6 वर्ष बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जातियों के उप वर्गीकरण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी है। तो ये न्यूज की बातें हैं,
ठीक है, न्यूज़ में ये बातें हैं और लगभग मैं आपको पढ़ के ही बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है इस जो ये ओबीसी का जो उपवर्गीकरण, इससे कुछ कुछ खास खास बातें हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, अभी एक तरीके से पूरी तरीके से रिवील नहीं हुआ है, यानी कि जो बोलते हैं ना कि जैसे अभी सरकार जो है उसको सार्वजनिक नहीं की है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सार्वजनिक अभी नहीं किया गया है इस रिपोर्ट को, क्योंकि इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ओबीसी का जो है उपवर्गीकरण जो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको भी अब एक आरक्षण देने का यहाँ पे प्लान है। आरक्षण तो दे ही रहे थे, मतलब वो लोग उस मेन स्ट्रीम में नहीं थे, उनको आरक्षण मिलते हुए भी मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए ये सब चीजें उपाय की गई हैं। ठीक है, तो चर्चे में क्यों था, ये हम लोग को करेंट में क्यों था, ये समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये रोहिणी आयोग। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखे होंगे कि यहाँ से यही क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से जो चर्चित मतलब हाल ही में चर्चित रोहिणी आयोग किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन तो एक ऐसा ही बन जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि जैसे कि यहाँ से अभी अगर हम लोग इसी को ध्यान में रख करके देखें तो बनता है कि ओबीसी उपवर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से जो हैं आयोग हैं संबंधित हैं उससे। ठीक है, या ओबीसी से संबंधित कौन कौन से आयोग हैं पूरा इतिहास को लेकर के। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो उस प्रश्न को अगर आप ध्यान दिए होंगे प्रीलिम्स में, तो आप जरूर आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसा प्रश्न देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रश्न बनता है। तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हर एक तरीके से सोचेंगे तब तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे रोहिणी आयोग, तो रोहिणी आयोग जो है, इस आयोग का गठन जो है 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, और जो 340 है वो पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए जो है आयोग नियुक्त करने की एक यहाँ पे राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, और ये जो इस तरीके की आयोग होते हैं वो लोग याद रखिएगा कि वो लोग केवल सिफारिश करते हैं, ये आयोग किसी चीज का कानून नहीं बना सकते। ठीक है, और ना ही इनका जो सिफारिश है वो बाध्यकारी होता है। ठीक, ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये सब आप लोग मतलब कहीं ना कहीं ये छूट जाता है पढ़ने में, और प्रश्न यहीं से बन जाता है इस तरीके से अब, है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो सिफारिश है बाध्यकारी तरीके से नहीं है, और केवल सिफारिश करते हैं, किसी चीज का परिवर्तन नहीं करते। कुछ खास खास बातें और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि ओबीसी के अंतर्गत जो है उसको उपवर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता थी। मेंस के लिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, याद रखिएगा ये सब चीजों से प्रश्न बनता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट की बातें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ओबीसी को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलता है। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप अपना जो आंसर राइटिंग करते हैं उससे संबंधित अगर चीजें आए तो आप वहां पे ये लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि केवल कुछ प्रमुख जाति समूहों को ही इस कोटा से लाभ मिलता है। 2018 में आयोग ने पिछले वर्षों में 1.3 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश के डेटा का विश्लेषण किया था, जिससे पता चला कि 97% जो लाभ है वो केवल 25% ओबीसी जातियों को मिला है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे अगर लाभ के बारे में देखें तो 97% जो लाभ है वो केवल 25% जो ओबीसी उन्हीं लोगों को मिला है। मतलब 75% अभी भी जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो लोग अभी भी वंचित हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ना। तो इस टाइप से पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए आगे, और लगभग 983 ओबीसी समुदायों को, ठीक है, यानी कि लगभग ये लोग कुल 37% के आसपास होते हैं, ठीक है, का नौकरियों और
शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व है, मतलब 37% लोग अभी भी उनका पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है ओबीसी वर्ग को लेकर के। तो इससे भी हम लोग को पता चलता है कि जो है यहाँ पे वर्गीकरण की आवश्यकता है। देखिए आप एक दिमाग में एक चीज और लेकर के चलिए कि आप मेंस का राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि जब आपको आवश्यकताएं लिखनी हो तो आप किस तरीके से आवश्यकता लिख सकते हैं। फिर देखिए उप वर्गीकरण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले और वंचित ओबीसी समुदायों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हेतु 27% आरक्षण के भीतर जो है कोटा प्रदान करना है। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कुल मिलाकर के हम लोग को इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो संरक्षण है उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है ओबीसी को, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से जो है ओबीसी का वर्गीकरण यहाँ पे करने की बात चल रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए और इसमें हम लोग अब देखेंगे इतिहास के बारे में थोड़ा सा। हम लोग ओबीसी के जो आरक्षण का जो इतिहास है, कब से कैसे, कुछ इसमें खास खास बातें जो है उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छा पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में नॉर्मली आपसे पूछ सकता है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से संगठन या फिर आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए यहाँ पे यह यात्रा वगैरह छोड़ दीजिए, 1953 में कालेकर आयोग की स्थापना की गई। सबसे फर्स्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 1953। ठीक है, यहाँ पे जो है कालेकर जो आयोग की स्थापना यहाँ पे की गई। तो कालेकर आयोग जो है वो किससे जुड़ेगा, ओबीसी आरक्षण से। ठीक है, तो ये जो है इस आयोग की स्थापना की गई और जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला यहाँ पे एक उदाहरण पेश किया। फिर वर्ष 1980 में मंडल आयोग, तो अब दूसरा यहाँ पे हो गया मंडल आयोग। तो मंडल आयोग की रिपोर्ट में जो है ओबीसी आबादी जो है 52% होने का यहाँ पे अनुमान लगाया गया था और 1257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया था। तो ये कुछ फैक्ट जो है उसको अच्छे से याद रखिएगा और प्रीलिम्स के लिए आयोग को याद रखिएगा। देखिए और इसमें कुछ खास बातें जो है उसको भी हम लोग को देखना है। सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें जो है यहाँ पे आरक्षित करते हुए आरक्षण नीति लागू की। उसके बाद से देखिए यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू की गई थी। फिर 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनिश्चित करते हुए कि ये जो लाभ से वंचित लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो है यहाँ पे हस्तक्षेप किया। ठीक है, और उसके बाद से जो केंद्र सरकार को ओबीसी के बीच में फिर क्रीमी लेयर जो लेकर के क्रीमी लेयर यहाँ पे यानी कि उन्नत वर्ग ये लेकर के आया गया। ठीक है, तो ये भी एक इनके आरक्षण नीति में शामिल किया गया। देखिए ये क्रीमी लेयर जो है इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये फिर क्यों लेकर के आए, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आप लोग अगर देखे होंगे तो इससे भी प्रश्न बना हुआ है और ये जो क्रीमी लेयर है इसको लेकर के क्यों आ गया, ये भी काफी एक मजेदार यहाँ पे बातें हैं। अच्छा चीज है ये, क्योंकि देखिए क्या होता है। और अभी आपको एक चीज हाँ और बताना चाहता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको वहां पे लिखा होगा ना क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो ये उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया, मतलब कि अब जैसे ये लगभग हर एक चीजों में अब होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे कि ओबीसी है, अगर ओबीसी का वर्ग इतने सारे वर्ग हैं ओबीसी के, तो इसमें हर अलग अलग वर्ग के हो सकता है, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, ये भी तो हो सकता है ना इसमें। तो जो अमीर है उनको फिर अलग से उनके ऊपर जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च को हम लोग गरीबों के ऊपर ही करें। ओबीसी के अंतर्गत जो गरीब हैं
जिनको आरक्षण की हकीकत में ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो उनको लाभ मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है क्रीमी लेयर लेकर के आया गया कि क्रीमी लेयर के तहत जो है, अब आप अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, देखिए यहाँ पे जो है अभी कंफर्म मैं ये नहीं बता सकता कि कुछ अमाउंट जो है इनका यहाँ पे सालाना अमाउंट रहता है, ठीक है। तो उस अमाउंट के हिसाब से जो है क्रीमी लेयर है कि नहीं ये डिफाइन किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये लेकर के आया गया, ठीक है, 2008 में, मतलब ले करके नहीं आया गया 2008 में। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरीके से इनको ये जो है एक हस्तक्षेप करके जो है केंद्र सरकार को इस तरीके की बातें बताती हैं, फिर ये लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। अब 2018 में यहाँ पे 102वें यहाँ पे संविधान संशोधन अधिनियम ने फिर यहाँ पे कमीशन फॉर बैकग्राउंड क्लासेस यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो ये एनसीबीसी यानी कि कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है एनसीबीसी। ये फिर एक तरीके से यहाँ पे एक ये अधिनियम के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया ताकि जो है ओबीसी से संबंधित चीज़ों को ये देख रेख कर सके। जैसे कि देखिए इसने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में एनसीबीसी को उसकी पिछली स्थिति से ऊपर स्थान दिया और जिससे इसे ओबीसी सहित पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने में अधिक और अधिकार मिला और मान्यता भी प्राप्त हुई, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब चीज़ें ओबीसी से संबंधित जो चीज़ें हैं उन सबको देख लिए अब हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे 102 संविधान संशोधन कमीशन के बारे में ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी ये 2023 में ही प्रश्न पूछ लिया गया, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है, हालांकि बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है और जैसे कि हम लोग अभी पढ़ें उस तरीके का प्रश्न नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखें, अगर उससे थोड़ा बहुत भी जुड़ा है तो हम लोग उसको थोड़ा देख लेंगे ताकि हम लोग समझ में आ जाएगा कि अगली बार किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जैसे एक प्रश्न यहाँ बना है कि कौन सा इसमें से जो है इसको देखिए कि निम्नलिखित में से संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर राष्ट्रीय विधि आयोग, फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण यहाँ पे आयोग। तो कौन सा इसमें से जो है सांविधिक निकाय है, ठीक है, इस तरीके से इस यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। ये अगर देखिए यहाँ पे जो है सांविधिक निकाय है, ठीक है, संवैधानिक तरीके का नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि केवल 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये तीनों होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ये संवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संवैधानिक जो है ये वाला जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधानिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से आपको मेंस का प्रश्न अभी मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। फिंगर मिन्यूसिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडेलिटी, ठीक है। तो इस तरीके का ही नाम ऐसा ही सी आप देखोगे ना, जब आप प्रीलिम्स का जब आप प्रश्न पढ़ते हो तो ऐसा ही से वर्ड रहता है, वो इसी कारण से रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है और ये इस तरीके गवर्नमेंट का काम ज़्यादातर पीआईबी से संबंधित रहता है। तो पीआईबी हो गया, देखिए द हिंदू में हम लोग हमेशा उसको ध्यान में रखते हैं, मैं लगातार उस पर फोकस रखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको अच्छे से देख लिया है पहले अगर किसी चीज़ को, तो हम लोग फिर से रिवाइज कुछ समय बाद करेंगे उसको, अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग दूसरी चीज़ों को भी देख लेंगे। तो इसलिए मैं बाकी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सबको इसी में लेकर के आता हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रूर पूरा लाइक कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा थोड़ा सा कि मैं किस तरीके से जो मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से आप लोग को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, प्लस लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको साधारण तरीके से समझा देता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। हम लोग सभी के पास अभी आधार है,
ठीक है। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड से अभी आप देखेंगे कि कई सारी चीजें हो रही हैं, कई सारे काम ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। सिम भी लेना है तो अब हम लोग आधार कार्ड को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन उसमें अब आ गया है फिंगर, है ना। फिंगर भी अब आ गया है, फिंगर से आप करो। जैसे कि आप पैसा लेने के लिए जा रहे हैं गांव के, आप ज्यादातर देखे होंगे गांव के लोगों को कि वो लोग आधार कार्ड लेकर के जाते हैं, अपना फिंगर लगाते हैं, बस वो लोग को पैसा निकल जाता है। जितने भी इस तरीके से जो सेवा केंद्र वगैरह रहते हैं। तो अब इससे क्या हो रहा था कि फ्रॉड वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे थे, समझिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट पे ये पूरा, ये इसकी पूरी कहानी जो है यहीं पे है बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया था, तो फ्रॉड होने के कारण से जो है इस पे कंट्रोल लगाने के लिए जो है इस चीज़ को लेकर के आया गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, ये एक तरीके का एक बेहतर तकनीक है, ठीक है, जिसमें कि आपके फिंगर का जो है एकदम प्रैक्टिकली तरीके से आप रोबोट हो कि इंसान हो उसको चेक करेगा, ठीक है। तो ये इसी के बारे में जो है यहाँ पे ये लेकर के आया गया। ये जो अभी न्यूज में ये चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, कौन, UIDAI, यही आप लोग को आधार कार्ड में भी लिखा हुआ दिखेगा। तो जो ये प्राधिकरण है ना, यही प्राधिकरण जो है इसमें अब जो हम लोग जो इस तरीके जो फ्रॉड वगैरह हो रहा है इससे हम लोग को बचाने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसी में मशीन लर्निंग या फिर प्रौद्योगिकी आधारित जो है इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रही है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि हम लोग जितने भी इस तरीके का फ्रॉड वगैरह जो हो रहा है वो अब कम होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यह तकनीक विशेष रूप से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, आप देखे है ना इस तरीके का वर्ड आ जाता है। अगर अभी जो मैं पिछला वीडियो जो डाला हूं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, उसमें भी आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड बीच बीच में आ जाते हैं तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है ना। नॉर्मल हम लोग को योजना समझ में आ रहा है ना, सूचना योजना, इस तरीके की जो योजनाएं हैं, है ना, बहुत सारे हर घर बिजली, तो लगता है कि ये योजना वगैरह टाइप का कुछ चीज है ना। लेकिन हम लोग ऐसे चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली क्या है, वही हम लोग को वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आप, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। तो ये क्या है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर पढ़ते जाते हैं, एंडिंग में जब आप आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक तकनीक है, ठीक है, ये एक तकनीक है जो कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के द्वारा लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब क्लियर हुआ कि जो ये तकनीक जो अभी बनाया जा रहा है UIDAI के द्वारा, वो जो है ये जो तकनीक है वो क्या करेगा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के द्वारा जो है लेन देन को बढ़ावा के लिए एक बेहतर तरीके से मतलब उसमें काम करेगा ये, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है क्लोन फिंगरप्रिंट के दुरुपयोग सहित धोखाधड़ी को रोकना, ठीक है। तो ये जो आपको इतने लंबा चौड़ा जो नाम दिख रहा है, तो ये तकनीक जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्लोन फिंगरप्रिंट के दुरुपयोग सहित धोखाधड़ी को रोकने, ठीक है, ये उद्देश्य है, याद रखिएगा। मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। अभी आप एक तो मेंस का यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे उसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस तकनीक का जो है क्या विशेषता है। एकदम टू द पॉइंट आपको चीजें बताया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम आराम से अच्छे से समझिएगा और आंसर लिखिएगा। देखिए जैसे कि आधार प्रमाणीकरण, इसमें क्या करेगा, सबसे पहले स्टेज में जो ये तकनीक जो है, ये तकनीक जो क्या करेगा, आपका उंगली जो है, उंगली का जो रेखाएं होती हैं एकदम पतले पतले जो रेखाएं आपको दिखते हैं, वो रेखाएं जो है ये पहले तो उसको स्कैन करेगा, फिर आपके फिंगर का इमेज, फिर उसको मैच कराएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मैच करके जो है ये प्रमाणीकरण करेगा आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद से फिर यहाँ पे वास्तविक जीवित उंगली या क्लोन उंगली या फिर नकली जो फिंगरप्रिंट है
इसमें क्या अंतर है उसको देखेगा। मतलब जैसे कि आपका जो हाथ है उसमें उसको ये भी चेक कर लेगा कि आपका हाथ जो है वो ओरिजिनल है कि रोबोटिक्स है। ठीक है, तो ये भी इस तकनीक के अंतर्गत शामिल है। ये विशेषताओं से प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको ये टॉपिक है, आप यहाँ से लिखोगे। प्रीलिम्स के लिए यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए तत्काल सत्यापन परिणाम, मतलब तुरंत आपकी उंगली वगैरह को स्कैन करता है, तुरंत पता करता है कि असली है कि नकली है, फिर उसके बाद से तुरंत वो सत्यापित कर देता है। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता, ये ऐसा तकनीक है। तो क्लोन, यहाँ पे जो है क्लोन किए गए जो फिंगरप्रिंट है उसका उपयोग का भी ये पता लगा लेता है। ठीक है, तो ये सारी जो तकनीक का जो है विशेषताएं हैं ये। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं नोट के बारे में कि क्या चीजें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे पर्यवेक्षित संस्थाओं के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013 में जो है ये मतलब एक तरीके से आंकड़ा जो है अकल्पनीय के रूप में, मतलब फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ा कि लगभग आप यहाँ पे इस आंकड़े को मैं जानबूझ करके रखा हूँ ताकि आप इसके लिए गंभीर हो सकें। और इस तरीके का एक भी पॉइंट अगर आप डाल देते हैं ना तो काफ़ी जो आपका आंसर राइटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो एक इससे ये भी तो पता चल रहा है ना कि सरकार को इस तरीके से लेकर के आने की जरूरत क्यों पड़ रही है ना, या फिर यूआईडीएआई को क्यों इसमें इस तरीके का जो है तकनीक लाने का जरूरत पड़ा। तो इससे हम लोग समझ में आया कि 2013 का अगर हम लोग एक आंकड़ा से ये भी पता चला कि जो है अभी जो इस तरीके की जो फ्रॉड वगैरह है वो मतलब 20 मिलियन तक लगभग बढ़ गया है। ठीक है, आगे और भी डाटा था, आपको इसको पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे डाटा थे, हम वो सब इम्पोर्टेंट नहीं था। इतना इम्पोर्टेंट है कि जो मिलियन लगभग हो गया 20 मिलियन के करीब, ये 2013 का है, तो अभी तो और ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग को मालूम नहीं पता चलता है, दर्ज नहीं हो पाता वो सब मामला। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इन प्राधिकरण के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नॉर्मल 2-4 पॉइंट, जैसे कि ये 12 जुलाई 2016 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और ये जो है आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पॉइंट में बनते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद से भारत के सभी निवासियों को एक ये 12 अंक का जो है विशिष्ट पहचान संख्या या फिर आधार कार्ड जो है वो प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, UIDAI हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग इसको समझते हैं जो कि मैं आपको बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। तो ये क्या है देखते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि इसी का जो है यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, AEPS एक बैंक के नेतृत्व वाला एक मॉडल है ये, जो आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग करके किसी भी बैंक को बिजनेस कॉरपोरेट या फिर बैंक मित्र के माध्यम से या फिर पॉइंट ऑफ सेल, माइक्रो ATM पर ऑनलाइन जो है यहाँ पे इंटर ऑपरेटेबल जो है वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। एकदम नॉर्मल भाषा में कि एक इस तरीके का एक जो मॉडल है ये, कि आपको बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की झंझट नहीं है। आप किसी भी बैंक के रहें, जब भी आप अपना पैसा लेन देन करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली आपके जो फिंगर है उसको चेक कर लेगा, अच्छे से वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद से आपका जो भी काम है वो आसानी से आप कर लेंगे। तो उसी को ये एक तरीके से सुविधा मतलब बनाने के लिए ये एक प्रणाली है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसी में कि यह प्रणाली जो है वित्तीय लेन देन में एक
एक और यहाँ पे एक और सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि इन लेन देन को करते समय बैंक यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे देखिए ये एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं से हम लोग का प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे। कई बार बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब मैं रियल में बहुत सीरियस हूँ ये सब चीज़ों को लेकर के, तो इसलिए आप लोग इससे परेशान मत होना, इरिटेट मत होना, ठीक है। आप ही लोगों के लिए मतलब सीरियस हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, नहीं तो मेरा भी पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है बोल बोल करके ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसको। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग देखिए कि वित्तीय लेन देन को हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाने में काम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को किसी भी तरीके से बैंक की जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ी है इस प्रणाली के कारण से, है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि इसका जो परिचालन है, मतलब इसको कौन जो है मैनेजमेंट इसका रखता है, इसका मैनेजमेंट करता है, तो इसमें आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ, ये दोनों का एक संयुक्त पहल है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया जाता है। तो इनका पहल है और एनपीसीआई के द्वारा ये इसका एक पूरा जो है मतलब उसके द्वारा मैनेजमेंट पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन लोगों को याद रखेंगे, आरबीआई, आईबीए और फिर एनपीसीआई, ठीक। और देखिए आगे इसमें कि यह ओटीपी, बैंक खाता विवरण या फिर अन्य वित्तीय जानकारी की आवश्यकताओं को भी समाप्त करता है। तो इस तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ता उसमें, तो कहीं ना कहीं इससे भी फ्रॉड कम होगा, है ना। उसके बाद से देखिए आधार नामांकन के दौरान केवल बैंकों का नाम, आधार संख्या और कैप्चर किए गए फिंगरप्रिंट के साथ जो है लेन देन किया जा सकता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रणाली जो है इन सभी चीजों को मतलब एक बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाती है, ठीक है। तो ये समझ गए इसके बारे में भी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, ठीक। देखिए पहला यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में पूछा गया था, आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्ता प्राधिकारी के द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे इस तरीके से बना है, और हम लोग तो ऐसा पढ़े नहीं है, ऐसा सोचेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उस तरीके से, उस हिसाब से, अलग तरीके से, अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़े थे। उस समय का जो है करंट अफेयर्स अलग चर्चे में था, तो इसलिए इस तरीके से प्रश्न बना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इन दोनों में जो है, ये जो दोनों ऑप्शन है इनमें से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई इस तरीके से प्रमाण वगैरह इतना ज़्यादा इस तरीके का प्रमाण नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ समाप्त करना, छोड़ना इस टाइप से जो है बाध्यता टाइप से है, ऐसा तो कुछ नहीं है दोनों में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में व्यक्तियों के लिए साइबर बीमा के तहत धन की हानि और अन्य लाभों के भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर कवर किए जाते हैं। 2020 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है इससे, लेकिन फिर भी प्रश्न का एक प्रवृत्ति हम लोग समझ में आता है, लगभग थोड़ा बहुत उससे आसपास भी साइबर से संबंधित चीज़ें हैं ना, सुरक्षा से संबंधित, तो इसलिए हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं इसको भी। जैसे देखिए किसी के कंप्यूटर तक पहुंच को बाधित करने वाले मालवेयर के मामले में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत, ठीक है। ये साइबर बीमा से संबंधित है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं इसको। इससे कुछ तो समझ में आया कि हम लोग चलो इस तरीके से भी जो है हम लोग को एग्जाम में जो है प्रश्न बनते हैं। अब देखिए दूसरा, एक नए कंप्यूटर की लागत अगर ऐसा साबित हो जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पे जानबूझ करके इसे नुकसान पहुंचाया है। तीसरा पॉइंट, साइबर जबरन वसूली के मामले में नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को काम पर रखने की लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव की लागत, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लगभग इसमें से जो है ये साइबर बीमा के अंतर्गत जो है धन की हानि एवं अन्य
लाभों के भुगतान के अलावा निम्नलिखित में से कौन से लाभ आमतौर पर कवर किए जाते हैं। तो इसमें से और कौन कौन से जो है इस हिसाब से साइबर बीमा के अनुसार से लाभ जो है यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखें कि दूसरा बिल्कुल नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना जरूरी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न बना और इसमें देखिए सारे चीजें हैं, इसमें सेवा प्रदाताओं और डेटा केंद्र और कॉरपोरेट निकाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक बार प्रश्न भी पूछा गया है, 2022 में ही पूछ लिया गया है। ठीक है, साइबर सुरक्षा संबंधित। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग ये देख रहे हैं कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जो है ये भी कहीं ना कहीं हम लोग को साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, फ्रॉड से हम लोग को बचाने का भी काम कर रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या था, साइबर सुरक्षा के विभिन्न घटक क्या हैं। साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जांच करें कि भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक विकास किया है। कुछ इस तरीके से प्रश्न बन रहा है देखिए, और आप लोग जो है मतलब हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसका पूरा आपको सबूत भी यहाँ पे सामने चीजें दिख रही हैं, तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए। हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपको हर रोज जो है 5 बजे जो है करंट अफेयर्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभ्यास प्रश्न कौन से हम लोग को क्या अभ्यास करना है। तो देखिए हम लोग का ये जो है आज का अभ्यास प्रश्न रहेगा, हाल ही में चर्चित फिंगर म्यूनिशिया रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड और यहाँ पे मोडेलिटी क्या है। ठीक है, उसके बाद से ये इस तरीके का प्रश्न आप एकदम टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से समझ करके लिखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में आया कि इतने लाइन में क्या लिखना है। फिर आगे देखिए, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली की सहायता से यह किस प्रकार आधार प्रणाली को सुरक्षित और सुविधा युक्त बनाएगा। तो ये आपका प्रश्न है, इसको आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और टेलीग्राम के ग्रुप में आपको भेजना है। आसान प्रश्न है, 150 शब्दों में केवल लिखना है, बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं है। ठीक है, देखिए G20 जो है अभी हमारे लिए खास करके ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है। न्यूज़ में भी था, ये द हिंदू का एक आर्टिकल था, लेकिन हम लोग आर्टिकल के तरीके से उसको नहीं पढ़ेंगे। कभी और दिन मैं उसको और अच्छे से आर्टिकल के तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कुछ खास वैसा नहीं दिखा। हम लोग को इसमें सबसे ज़्यादा जो है ये मतलब हम लोग को प्रीलिम्स के दृष्टि से ज़्यादा दिख रहा है इसमें, तो मैं उसी के हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आप इतने को अच्छे से समझ जाएंगे तो मैं कभी भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आप अच्छे से जो है उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो G20 क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी नहीं है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये संगठन। ठीक है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसी के बारे में कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद से वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वर्ष 1999 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, पहला पॉइंट, प्रीलिम्स से यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं तभी मैं लेकर के आया हूँ। और G20 का देशों से संबंधित आपको प्रश्न में अभी आपको बताने वाला हूँ। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के रूप में शुरुआत की गई थी। तो मूल रूप से शुरुआत इसी तरीके से हुआ था। उसके बाद से देखिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय टाइप का कुछ नहीं है और इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ है। आपको मैं पहले ही बताऊं, अभी और एक बार मैप देख लेंगे। स्थायी अतिथि जो देश होते हैं यहाँ पे जो वो है, इसमें स्पेन है। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन जो है प्रति वर्ष आयोजित होता है और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जो है भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। देखिए ये हम लोग इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि जो G20 का जो है 2023 में जो बैठक हुआ, इसमें हम लोग का अध्यक्ष जो है हम लोगों ने अध्यक्षता की, यानी कि भारत ने अध्यक्षता की, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो देखिए अगला 2023 की अध्यक्षता जो है भारत
के द्वारा हुआ। और थीम देखिए, थीम क्या था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, तो इस तरीके का जो है थीम वगैरह याद रखेंगे। शेरपा देखिए, इसमें एक वर्ड है, दो वर्ड है, शेरपा और यहाँ पे द्रोइका। तो पहले शेरपा देखते हैं। शेरपा जो किसको कहेंगे, तो ये G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्यावली और कार्यों का समन्वय करते हैं, तो इन्हीं लोगों को शेरपा कहा जाता है। और द्रोइका, तो द्रोइका जो है यहाँ पे अध्यक्षता के रूप में, जैसे कि कौन पिछले का मतलब अध्यक्ष को ही समझ लो, अध्यक्षता जो इनका ये वाला एक मैनेजमेंट है, तो ये वाले चीजों को ये लोग द्रोइका कहते हैं। देखिए यहाँ पे द्रोइका शब्द का इस्तेमाल जो है पूर्व, वर्तमान और भविष्य की अध्यक्षता के संदर्भ में की जाती है। देखिए G20 को फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए, क्या है यहाँ पे, ब्राजील, अर्जेंटीना और मैक्सिको, USA, कनाडा, फिर साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इटली, स्पेन, फ्रांस, UK, नेदरलैंड, जर्मनी, रशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, देखिए कुछ और बातें जो हैं याद रखना है, हमारे भारत के कॉन्सेप्ट में ये सब बातें हैं। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पे कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का यहाँ पे एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भारत ने G20 के लिए लाइफ, ठीक है, इस तरीके का कुछ कुछ शब्द जो है ना, यही सब हम लोगों को प्रश्न में आते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सतत विकास के लिए जीवन शैली, लाइफ का मतलब यहाँ पे ये है कि इस भी दृष्टिकोण को जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इसके लिए संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में निहित सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच सुसंगत कार्यों की आवश्यकता है। यह सतत जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदायों और स्थानीय क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को भी चिन्हित करता है और इसका संवर्धन करता है। ठीक है, आगे देखिए, और विश्व जलवायु परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक असमानता, गरीबी, संघर्ष जैसे कई यहाँ पे संकटों का सामना कर रहा है। आर्थिक विकास का जो यहाँ पे एक वर्तमान जो मॉडल है वो यहाँ पे समतामूलक नहीं है। केवल आर्थिक विकास में विश्व की समस्याएं हल नहीं होगी। हम लोग केवल आर्थिक विकास करते रहेंगे तो उससे समस्या हल नहीं होगी, इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहिए। G20 जो कि विश्व के घरेलू उत्पाद का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये पॉइंट को। तो ये GDP का 80% और वैश्विक आबादी का 2/3 जो है प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस का, आपको ये यहाँ पे टू द पॉइंट लिखने के लिए। ठीक है, तो ये G20 इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देख लीजिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे 80% GDP इतने देशों को मिला करके, और फिर यहाँ पे 2/3 यहाँ पे लोगों की आबादी भी हो जाएगी, यहाँ पे है इस G20 के अंतर्गत। तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो वैश्विक शासन के लिए सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालांकि वर्तमान में यह गतिरोध का सामना कर रहा है, जहां अमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और यहाँ पे चीन को इससे बाहर कर दें, और जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत लाभ में बाधक के रूप में भी देखता है। तो खास करके इन्हीं के कारण से थोड़ा सा ये ज़्यादा विवादित है। ठीक है, चीन और रूस के कारण से। ठीक है, चीन, रूस और फिर अमेरिका। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये इतना बड़ा मतलब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसे ही आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि इधर से प्रश्न अगर बनता है तो देखिए जितना बड़ा आप इसको देख रहे हैं, जिस तरीके से ये फैला हुआ देश, इसमें इतने सारे देश हैं, तो ये अगर देश सभी एक साथ मिल करके आर्थिक समन्वय से संबंधित चीज़ों को, प्रॉब्लम को अच्छे से निपटा सकते हैं, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अच्छे से सुधार कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास में भी ये लोग काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एजेंडा हो उस पर भी ये लोग अच्छे से निर्णय डिस्कशन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है G20 का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आ गया है, G20 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था
ठीक है, कि यहाँ पे जो है समूह में जो है इसमें से कौन सा जो है G20 के सदस्य हैं। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख लिया। आज का जो करंट अफेयर्स है पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको ज़रूर एक बार लाइक कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन आपको 5 बजे सुबह जो है वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।